एक महिला अपनी सास को लेकर हॉस्पिटल जाती है डॉक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन उसने जो नंबर लगवाया हुआ था वह नंबर देर से लगता है, इसलिए नंबर शाम तक आता है। सास और बहू अपने इंतजार के लिए बहुत देर तक बैठी रहती है और यह ऐसा पहली बार नहीं था। जब जब वह बहू जाया करती अपनी सास को लेकर तब तब उसे इंतजार करना पड़ता था। काफ़ी देर हो जाया करती थी। हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले एक कंपाउंडर की नज़र उस महिला पर पड़ जाती है। जब अगली बार वह महिला आती है तो उसका नंबर वह खुद ही अपनी तरफ से ऐड कर देता है, इसलिए इस बार उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ा। और जैसे ही महिला का नंबर जल्दी आ जाता है तो वो बड़ी आश्चर्यचकित थी कि इससे पहले तो कभी नहीं हुआ, आखिरकार यह होता कैसे है। तभी कंपाउंडर आता है और आने के बाद कहता है कि आपका जो नंबर इस बार जल्दी लगा है वह मेरी वजह से लगा है। मैंने देखा कि आपको और आपकी सास को काफ़ी दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, यही सोचकर मैंने आपकी मदद कर दी। अब यह पहली बार था, लेकिन जब जब वह महिला अपनी सास को लेकर आया करती थी तब तब वह कंपाउंडर उसका नंबर अब पहले ही लगवा दिया करता था और दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोस्ती हो जाती है, दोस्ती कुछ गहरी हो जाती है। इसी बीच में वह महिला एक ऑफ़र देती है। वह कहती है कि जो उसका पति है वो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, लेकिन रात को देर से आता है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर आ सकते हो। मेरी सास बीमार रहती है, वह एक कमरे में रहती है और मैं दूसरे कमरे में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो आ सकते हो। उसको अपने घर का एड्रेस दिया जाता है, जानकारी दी जाती है और समय दिया जाता है, तारीख दी जाती है। अब वह कंपाउंडर बताए हुए जगह पर समय से पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद उस महिला से मुलाकात करता है और मुलाकात के दौरान वो दोनों इतने नज़दीक पहुंच जाते हैं जैसे पति और पत्नी नज़दीक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ें कुछ बाहर तक पहुंच रही थी। तभी सास ने आवाज़ें सुने कि घर के अंदर इस पत्नी के अलावा, यानी कि उसके बेटे के बहू के अलावा शायद कोई और भी है। वह आकर जब देखती है झाँक कर तो वो महिला उस कंपाउंडर के साथ जब होती है तो सास को गुस्सा आ जाता है और यहीं से एक भयानक घटना होता है। एक नई उसके साथ बाद फिर एक और भयानक घटना होता है। 2 घटना के बाद यह मामला फिर कोर्ट पहुंच जाता है और कोर्ट में जज को यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक कि इसके प्राण न निकल जाए। आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आप भी सिहर जाएंगे इस दुनिया में कैसे कैसे किस प्रवृत्ति के इंसान रहते हैं। नमस्कार, मैं आर्या त्रिपाठी आज की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ। ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश जिला के अहमदाबाद का एक थाना लगता है ओढ़व, जो कि अहमदाबाद से लगभग 12 किलोमीटर के आसपास से है। बात कर रही हूँ 3 जून 2017 की रात लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 33 या 34 साल का एक युवक हो जो दुबला पतला है, वह अचानक ही अपने घर के बाहर खड़ा हुआ है। मकान नंबर है D147। उसके कंधे पर एक थैला लटका हुआ है और थैले में कुछ सामान रखा हुआ था। वो पहले खड़ा होता है D147 के बाहर कुछ इंतज़ार करते हुए उसकी बेल दबाता है। जैसे ही बेल दबाता है, लेकिन पहली बेल में कोई रिस्पांस नहीं आता है और कोई आवाज़ नहीं आता है। उसके बाद फिर दोबारा से वह बेल दबाता है और जैसे ही बेल दबती है उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। उसने फिर थोड़ा सा इंतज़ार किया और तीसरी बार फिर से बेल दबा देता है। जब तीसरी बार बेल दबाता है तब उधर से आवाज़ आ रही थी, रुको मैं खाना बना रही हूँ, आज लगता है तुम थोड़ा जल्दी आ गए हो। बस इतना कहता था। दरवाज़ा जैसे ही खुलता है वो बुजुर्ग महिला थी। बुजुर्ग महिला ने जिसका नाम होता है कंचन मोदी, जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है। दरवाज़ा खोलती है। सामने एक अनजान शख्स खड़ा था। उसके कंधे पर एक थैला लटका हुआ है। उसको देखने के बाद वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कौन हो। इस तरह की जब बातें कर रही थी तो वह अंदर जाता है। इससे पहले कि वह महिला चीखती चिल्लाती कुछ करती, वह अपने थैले में से कुल्हाड़ी निकालता है। कुल्हाड़ी को लोहे की तरफ से पकड़ता है और उसके पास जो डंडा लगा हुआ था लकड़ी का, उस डंडे को पूरी ताकत के साथ उस महिला के सर पे मार देता है। जैसे ही उस महिला के सर पे लगता है, महिला बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। उसके बाद उस लड़के ने तत्काल प्रभाव से दरवाजे को बंद करता है, खिड़कियां बंद करता है, पर्दे गिराता है और पर्दे गिराने के बाद फिर वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। पहली बार तो उसने लोहे की तरफ से पकड़ा था, लेकिन अब की बार उसने लकड़ी की तरफ से पकड़ा है और एक के बाद एक कई बार उस बूढ़ी महिला के सर पर वह वार कर देता है और वह महिला खून खान हो जाती है। उसके जो सर था उस सर के कई हिस्से हो जाते हैं। उसके बाद उसने उस महिला की उस लाश को टांगों की तरफ से पकड़ता है, खींचते हुए रसोई की तरफ ले जाता है।
रसोई में झांक कर देखता है तो कुछ सामान बन रहा था। उसने जो बर्तन था उस बर्तन को देखा तो उसने दाल उबल रही थी। उसने उस जलते हुए चूल्हे को बंद कर दिया और आराम से इत्मीनान से बैठ जाता है और बैठते हुए कई तरह की गालियां देता है, अजीब तरह की बातें करने लगता है। लेकिन उसके बाद फिर से उसे होश आता है। उसके बाद उसने फिर उस महिला को जब रसोई की तरफ ले जा रहा था तब उसने अपने उसी थैले के अंदर से एक चाकू निकालता है और उस महिला के गले पर रेतना शुरू कर देता है। तब तक रेतता है जब तक उसकी बिल्कुल वह अलग होने की स्थिति में नहीं पहुंच जाता। अब उसके बाद वह वहां से उठता है। उठने के बाद तार पर देखता है तो एक साड़ी सूख रही थी। साड़ी को उसे ले आता है। उसे लाने के बाद आराम से ज़मीन पर बिछाता है। बिछाने के बाद उस महिला को उसकी गठरी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गठरी बन नहीं पा रही थी। तो आखिरकार करे तो क्या करे। जिसके बाद वह अपने फिर से जो एक थैला था कपड़े का, उस थैले में से उसे गड़ासा निकाला और गड़ासा निकालने के बाद उस महिला के हाथ के टुकड़े करता है, पैर के टुकड़े करता है। जब शरीर के हिस्से थोड़े छोटे हो जाते हैं तब उस महिला के हिस्सों को वह उस साड़ी के ऊपर रखता है और ऊपर रखने के बाद उसे फिर एक साथ मिलाकर एक गठरी बना देता है। और जैसे ही महिला की गठरी बन जाती है, किचन के अंदर जो सीमेंट की स्लैब थी उस स्लैब में के नीचे उस गठरी को आराम से समेट कर रख देता है। लेकिन तब तक उस किचन के अंदर चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था। दरवाजे पर जहां उस महिला के सर में डंडा मारा था वहीं पास में कई बार कुल्हाड़ी भी मारी थी। इसी वजह से भी वहां पर चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था। इसके बाद उसने ब्लड को साफ कर रहा था। किचन में जाता है, फिर किचन में साफ सफाई करता है। उसकी नज़र पड़ती है दीवार पर। दीवार पे भी चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था। आखिरकार उस ब्लड को वो भी साफ सफाई कर देता है। अब उसे लगता है कि वह पूरी तरह से साफ सफाई करके हट चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है, ओके हो चुका है। और इसी बीच में एक बार फिर से घंटी बज जाती है। जैसे ही घंटी बजती है तो वो एकदम सबका जाता है। सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब रात के 10 बज चुके हैं और अब 10 बजे कौन आया होगा। तुरंत ही उसने अपने को संभालने की कोशिश की, हाथ वाथ अपने साफ किए और साफ करने के बाद दूसरी घंटी बजती है, तीसरी घंटी बजती है। तीसरी घंटी पर जाकर दरवाज़ा खोल देता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो कंचन मोदी का जो बेटा होता है, जिसका नाम विपुल मोदी होता है, आखिरकार विपुल मोदी को देखकर वो भी घबरा जाता है और विपुल मोदी को उसको देखकर घबरा जाता है। एक दूसरे से सवाल खासकर विपुल मोदी पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम क्या कर रहे थे अंदर। इस घर के अंदर जब इस तरह की बातें आती हैं तो वह कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, इस तरह के बहाने देता है। और वो विपुल जैसे ही अपने घर के अंदर आता है वो पूछता है कि मेरी माँ कहाँ पर है। जैसे ही माँ के बारे में पूछता है वो कहता है कि तुम्हारी माँ रसोई के अंदर है, जाकर देख लो, जाकर मिल तो लो, उनसे बातचीत तो कर लो। जैसे ही वह किचन की तरफ जा रहा था, इसी बीच में उस लड़के ने दरवाजे को तुरंत ही लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद वह पीछे से दौड़ता हुआ उस किचन में जाता है। जब किचन में जा रहा था तो रास्ते में ब्लड फैला हुआ था जो उसके पैर से लग चुका था और किचन के अंदर भी उस गठरी के से काफ़ी ब्लड बह चुका था। अब ऐसी स्थिति में विपुल कुछ कह पाता, शोर मचाता, कुछ कहने की कोशिश करता, लेकिन इससे पहले ही उसके सर पर एक के बाद एक लगातार कई कुल्हाड़ियों से जब वह वार कर दी जाते हैं तो उसके बाद उसको चीखने और उसको चिल्लाने का, उसको शोर मचाने का कोई मौका नहीं मिलता। विपुल यहाँ पर दम तोड़ देता है, लेकिन जो कातिल होता है अभी उसका जो दिल था, उसका दिमाग था, उसके शरीर था, वह ठंडा नहीं हुआ था। इसके बाद फिर से वह अपने सामान को लेकर लग जाता है, कभी चाकू से तो कभी गड़ासे से तो कभी कुल्हाड़ी से। अब विपुल के भी वह शरीर के अलग अलग कई हिस्से कर देता है। घर के अंदर ही उसे एक बोरी मिल जाती है, बोरी लाता है और विपुल को भी उस बोरी के अंदर आराम से पैक कर देता है। जैसे ही विपुल को पैक करता है, जहाँ उसकी माँ की गठरी बांध कर रखी थी उस स्लैब के नीचे, ठीक वहीं उस स्लैब के नीचे विपुल का भी शव रख देता है। और फिर से उसे रसोई को साफ सफाई करनी थी। साफ सफाई करने के बाद वो आराम से तसल्ली से जाता है, अपने जो सामान थे, औजार थे, उन औजार से जिससे कत्ल किया था उसको वो साफ सफाई करता है, धोता है, एक एक चीज़ को बड़ी तसल्ली से आराम से। उसके बाद जहाँ जहाँ भी ब्लड उसको दिखाई देता है वहाँ वहाँ वो साफ़ सफाई करता है। और देखते ही देखते कब रात के 11 बज जाते हैं उसको पता ही नहीं चलता। रात 8 बजे से उसने यह काम करना शुरू किया था और 3 घंटे हो जाते हैं, यानी कि रात के 11 बज जाते हैं। वह थोड़ा थक चुका था, इसलिए वह अपनी कमर को आराम देने के लिए वहीं पास में एक पलंग पड़ा हुआ था, पलंग पर जाकर लेट जाता है। और जैसे ही पलंग पर लेटाता है
उसकी आंखें लग जाती है, वो सो जाता है। उसे जब सुबह के लगभग 4:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, एकदम से हड़बड़ाते हुए उसकी आंखें खुलती है। वो देखता है कि सुबह के 4:30 बज चुके हैं, यानी कि वो घटना शुरू होती है 3 जून 2017 की रात को। अब घटनाक्रम को जो आगे समय बढ़ चुका था, वो 4 जून 2017 की सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उसने अपने आप को भी संभाला, अपने उस थैले को संभालता है, थैले के अंदर वापस सामान रखता है और यहाँ सामान रखकर वो इस घर को बंद करता है और यहाँ से आराम से निकल जाता है। रफू चक्कर हो जाता है। अब इसके बाद एक एक करके कई दिन बीत जाते हैं। 3 की यह घटना थी, 3, 4, 5, 6 तारीख की बात है। 6 जून 2017 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, जो इस घर के ठीक सामने यानी कि D147 के ठीक सामने एक घर होता है। उसमें अशोक भाई प्रजापति रहते हैं। अशोक भाई प्रजापति को अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, स्मेल आ रही थी। वो सोचते हैं कि आखिरकार यह कहाँ से आ रही है। तब वो इधर उधर देखने की कोशिश कर रहे थे। अशोक भाई प्रजापति उसके बाद आसपास के लोगों से पूछते हैं और देखते देखते उन्हें पता चलता है कि D147 से ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लेते हैं। अब इस पर घर को लगातार वह आहट करने की कोशिश कर रहे थे, खटखटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई रिस्पांस जब नहीं आ रहा था, तब वह मकान मालिक को संपर्क करते हैं। दिवेश भाई, जिनका नाम होता है, दिवेश भाई को मौके पर बुलाते हैं और मौके पर बुलाने के बाद वो कहते हैं कि आपके घर से कुछ अजीब की तरह की स्मेल आ रही है। किराएदार हैं आपके, वो किराएदार दरवाज़ा खोल नहीं रहे हैं। उसके बाद दिवेश भाई मौके पर पहुंच जाते हैं और वह पुलिस को फ़ोन करते हैं। तो इंस्पेक्टर NL देसाई अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। तब तक दरवाज़ा खुला नहीं था। अब NL देसाई ने आसपास के लोगों की मौजूदगी में उस दरवाजे को खोलते हैं। अब दरवाजे के खोलने के बाद जब अंदर जा रहे थे तो जाते जाते वो पहुंच जाते हैं उस रसोई में, उस किचन के अंदर, उस स्लैब के नीचे जो 2 गठरियाँ, एक बोरी में बंधी हुई, दूसरा साड़ी में बंधी हुई थी। अब उसके अंदर देखते हैं कि लाश थी, लेकिन किसकी थी, क्योंकि 3 दिन में उन लाशों की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। उनमें कीड़े पड़ चुके थे। लोगों का 1 सेकंड भी रुकना वहाँ पर दुश्वार हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। अब इसके बाद दिव्यस ने पूछा जाता है कि ये किसकी लाशें हैं। वो कहते हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं है किसकी लाशें हैं। उन लाशों को बाहर निकालने के बाद देखा जाता है कि इनके फ़ोटो खींचे जाते हैं। तभी पुलिस एक FIR दर्ज करती है। IPC की धारा 302/2001 गुजरात पुलिस एक्ट 132/1 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दिवेश से पूछा जाता है कि आखिरकार यहाँ कौन रहता था, इनके नाम का पता क्या था, इनके बारे में कोई जानकारी जुटाई। बताए तो बताते हैं कि उसके दूर के एक रिश्तेदार हैं जो चाचा लगते हैं। नाम उनका सुरेश भाई है। सुरेश भाई का एक बार उनके पास फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि उसका बेटा है विपुल, जो कि उसकी नौकरी अहमदाबाद में लग गई है, इसलिए उसे घर चाहिए। तब मैंने यानी कि दिव्यस ने सुरेश भाई से के कहने पर आकर उसके बेटे को घर बेच दिया था। अब इस घर के अंदर उसने पूछा कितने लोग रहते हैं, तो बताया जाता है कि इस घर के अंदर कंचनबेन मोदी, यानी कि वह महिला जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है, विपुल भाई मोदी जिसकी उम्र लगभग 36 साल के आसपास होती है, उसकी पत्नी सुजाता जिसकी उम्र लगभग 33 साल या 34 साल के आसपास होती है, और एक बेटी वैष्णवी। यह 4 सदस्य रहते हैं, लेकिन मौके पर 2 की लाशें मिल जाती हैं। 2 कहाँ हैं? अब यह भी एक सवाल था। आखिरकार जब उसके घर वालों से, बाकी लोगों से बातचीत कर जाती है तो इसके परिवार के लोगों तक सूचना दी जाती है कि आखिरकार यह सुजाता और वैष्णवी कहाँ है। तब पता चलता है कि सुजाता और उसके पति विपुल के बीच झगड़ा हो चुका था, वह अपने मायके चली गई है। अब पुलिस ने उसका सुजाता से संपर्क साधने की कोशिश की, उससे बातचीत करने की कोशिश की, तो महाराष्ट्र का एक ज़िला लगता है सतारा का ही एक जगह लगती है शिवनगर, वह वहाँ के रहने वाली होती है। पुलिस उसे वहाँ से बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद जब उससे सख्ती से पूछा जा रहा था तो शुरुआत में वो इधर उधर की बातें कर रही थी, लेकिन जब सख्ती से पूछा जा रहा था तो उसने बताया कि कुछ साल पुरानी बात है, उसके पति की मौत हो जाती है और उसी पति के उसके एक बेटी पैदा होती है। जब उसकी शादी दूसरी जगह हो नहीं रही थी, तभी पता चलता है कि विपुल जो है उसकी भी शादी किसी से नहीं हो पा रही थी, इसलिए दोनों का आपस में रिश्ता तय हो जाता है। और रिश्ता तय होने के बाद कुछ दिन के बाद पता चलता है कि विपुल की नौकरी अहमदाबाद में लग चुकी है, प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था। वो अपने पति और बेटी अपने सास के साथ यहीं पर आने के बाद ओढ़व में रहना शुरू कर देता है।
147 वाले मकान के अंदर आराम से रह रहे थे। सास बीमार होती है और सास को उसे ले जाना पड़ता था ओढ़व के एक ही श्री राम हॉस्पिटल के अंदर। वहाँ जब लेकर जाती है तो वहाँ एक व्यक्ति से दोस्ती हो जाती है जिसकी उम्र लगभग 34 साल के आसपास होती है और नाम उसका होता है बलदेव सिंह चौहान। बलदेव सिंह चौहान से दोस्ती हो जाती है और बलदेव सिंह चौहान एक दिन उसके घर पे आ जाता है। सास ने उसको जब देख लिया और देखती है वह उस वक्त वहाँ से भाग जाता है, लेकिन अब अपनी सास को कसम देती है कि यह बात अगर तुमने अपने बेटे को बताई तो वह जहर खा लेगी, अपनी जान दे देगी। जब यह माँ ने बात सुनी तो वह डर जाती है, ऐसा न हो कि बेटे की पहले ही मुश्किल से शादी हुई है और यह भी अगर मर जाएगी तो उसका बेटा कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा। तब यह बात किसी को बताती नहीं है और ऐसे ही वक्त आगे बढ़ने लगता है। जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था अब बलदेव सिंह चौहान की हिम्मत बढ़ने लगती है और उसकी जो बेटे की बहू होती है सुजाता, उसकी भी हिम्मत बढ़ने लगती है। जब बलदेव सिंह का मन करता था तब वह घर आता था, उसके बाद शारीरिक संबंध बनाता था। सास चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती थी, कुछ कह नहीं पाती थी। आखिरकार यह सब ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन एक दिन विपुल का काम जल्दी से ख़त्म हो जाता है और उसने अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को उस व्यक्ति को जो कंपाउंडर होता है उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। यहाँ जो कंपाउंडर होता है बलदेव सिंह चौहान, वो मौका पाते यहाँ से भाग जाता है, लेकिन वह अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से पीटता है और मारता है। जब मारपीट करता है तो सुजाता अपने मायके चली जाती है नाराज़ होकर। जब नाराज़ होकर चली जाती है, अब विपुल के लिए सुजाता के पास से कोई सस्पेक्ट वाली बात नहीं मिल पा रही थी कि जिससे कत्ल किया होगा, लेकिन एक नाम सामने आता है बलदेव सिंह चौहान। अब पुलिस ने ओढ़व के श्री राम हॉस्पिटल में जब जाकर दबिश दी तो पता चलता है कि वह अचानक से लापता हो गया है, भाग गया है। पुलिस ने आखिरकार उसको तलाश करना शुरू किया और कड़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार एक दिन बीत जाने के बाद वह पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है और जैसे ही उसे पुलिस हिरासत में लेती है तब उसने बातचीत करना शुरू किया। कंपाउंडर बलदेव सिंह चौहान आखिरकार पुलिस की पकड़ में आने के बाद जो कहानी सुनाता है वह बताता है कि वह जब घर में अचानक से आ जाया करता था तो यह आखिरी इस सुजाता के साथ ऐसे अवैध संबंध बनाया करता था। लेकिन पति को जैसे ही पता चलता है तो उसने उसके साथ मारपीट की और मारपीट करने के बाद जब यह सुजाता चली जाती है तो उसे लगता है कि अब वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तभी वो गुस्से में आता है और 29 मई 2017 की शाम को जब वो घर पहुंचता है और जाकर उसकी सास से बातचीत करता है, यानी कंचन मोदी से बात करता है और जाकर कहता है कि तुमने अपनी बहू को क्यों भेज दिया है, तो वह इतना गुस्सा करने लगती है, उसे गाली देती है, कंपाउंडर को उस पर हाथ छोड़ देती है और कंपाउंडर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कंपाउंडर यहाँ से जाता है और रास्ते में जब जा रहा था तभी उसने कुल्हाड़ी खरीदा और चाकू खरीदा, गड़ासा खरीद लेता है और गड़ासा खरीदने के बाद आराम से चला जाता है और उसे मौका मिलता है 3 जून 2017 की शाम लगभग 8 बजे के आसपास। वो घर आता है, पहले माँ का कत्ल करता है, फिर बेटे का कत्ल कर देता है। पुलिस के सामने वो अपने जुर्म को कबूल कर लेता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल में भेज देती है। 24 अगस्त 2017 को इस मामले में अहमदाबाद की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। कई साल तक केस चलता रहता है। दोनों पक्षों के वकील अपने अपने लगातार कोशिश कर रहे थे उन्हें बचाने की, लेकिन एक पक्ष हार जाता है और एक पक्ष सारे सबूत इकट्ठा करके जज साहब के सामने रख देता है। 8 जुलाई 2024 को आखिरकार बलदेव सिंह चौहान को दोषी मान लिया जाता है और उसके बाद फिर 10 दिसंबर 2024 को सेशन कोर्ट की तरफ से इस मामले में फैसला आता है और इसे दुर्लभतम केस माना जाता है। और जज साहब यह कह उठते हैं कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक इसके प्राण न निकल जाए। इसने अपनी हवस को पूरी करने के लिए एक बुजुर्ग महिला को, उसके बेटे को जो उसका ख्याल रखता था, उसको हमेशा हमेशा के लिए, और वह भी बहुत दर्दनाक तरीके से मार डाला है। इसलिए इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि जो बचाव पक्ष का वकील होता है उसने तमाम तरह की दलीलें दी थी, लेकिन वो दलीलें उसके काम नहीं आती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि इस तरह से कोई भी जो अनचाहे रिश्ते बन जाया करते हैं, जैसे इस सुजाता का इस बलदेव सिंह चौहान के साथ ऐसा रिश्ता बना था और इस रिश्ते में उसने कहीं ना कहीं अपना अधिकार मान लिया था। वो जब चाहता था तब उसके पास आता था और यह सास उसको बर्दाश्त नहीं करती थी। उसका बेटा ने जब उसे पता चलता है तो बेटा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता
और उसके साथ फिर मारपीट जैसी नौबत आ जाती है और उसके बाद के बाद एक दो कत्ल हो जाते हैं, वो भी बहुत भयानक रूप से। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।